मैं उस साल मर गया जब शंभद्दू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। 800 मिलियन का प्रोजेक्ट, उसने एक झटके में उसे छोड़ने का फैसला कर लिया और मेरे साथ आग के समंदर में जान देने के लिए तैयार हो गई। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। इस जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। अगले जन्म में तुम मुझसे मिलने थोड़ा जल्दी आना। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं 10 साल पीछे लौट चुका था। यह वही वक्त था जब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं बिना किसी संकोच के तुरंत उसकी कंपनी की तरफ भागा। मिलते ही मैंने भारी आवाज में उससे माफी मांगी। शंभद्दू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन एक पल के लिए चौंकने के बाद उसने तुरंत खुद को नॉर्मल कर लिया। तुम सीधे मुद्दे पर आओ। इस बार मुझे टॉर्चर करने का क्या नया प्लान है? गर्मियों की एक दोपहर मैं एक सपने से जागा और बेड पर उदास बैठ गया। इसी बीच लिविंग रूम से बटलर की आवाज आई। सर, मैम का भी कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वह आज रात वापस नहीं आएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से अपना हाथ उठाकर अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, पर बिल्कुल नई शादी की अंगूठी को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सच में 10 साल पीछे आ गया था और मेरी यादों की हर एक चीज इतनी रियल लग रही थी। ब्लास्ट के उस आखिरी मोमेंट में भी शंभद्दू मुझे दिलासा दे रही थी। फुंगह्यू, तुम डरो मत। इस लाइफ में मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। अगले जन्म में मुझसे मिलने थोड़ा जल्दी आना। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि यह सपना है या रियलिटी। यही सोचकर मैंने खुद को जोर से पिंच किया। जांघ पर हुए तेज दर्द ने मुझे पूरी तरह जगा दिया, लेकिन इस शौक के बाद जो फीलिंग आई वह सिर्फ दर्द और पछतावे की थी। पिछले जन्म में दूसरों की प्लांट की हुई एक गलत फहमी की वजह से मैंने शंभद्दू से सालों तक नफरत की थी। उस दौरान कॉम्पिटिटर्स ने उसे दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए और घर पर मेरी तरफ से सिर्फ इग्नोरेंस मिली। शंभद्दू बचपन से ही अनाथ थी। उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था। उसने अकेले ही आधी जिंदगी इस बिजनेस एम्पायर को संभाला था। बहुत बाद में जब वह गलतफहमी दूर हुई, तब जाकर हमें सिर्फ 6 महीने की खुशियां मिली। यहाँ तक कि हमारा एक बच्चा भी होने वाला था। लेकिन अफसोस कि उस बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही यह एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि बटलर ने आकर मुझे टोक दिया। सर, फ्लावर्स डिलीवर हो गए हैं। क्या आप निकलने के लिए रेडी हैं? कौन से फ्लावर्स? सब कुछ रेडी है सर। क्या आप मिस लुक च्यू ग्याओ से मिलने नहीं जा रहे थे? लुक च्यू ग्याओ? अचानक यह नाम सुनकर मैं कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। वह मेरी बचपन की दोस्त थी और एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस भी थी। लेकिन एक एक्सीडेंट में वह पूरी तरह जल गई थी, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। पिछले जन्म में आज ही के दिन मैं फ्लावर्स का बुके लेकर हॉस्पिटल गया था ताकि लुक च्यू ग्याओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो मैंने शंभद्दू को कार में बैठे देखा था। उस वक्त मैं उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन शंभद्दू ने मुझे पहले ही देख लिया था। वह कार से नीचे उतरी। उसका चेहरा बेहद उदास था। आज मेरा बर्थडे है। मैंने अपने कदम रोके और पलटकर उसे ठंडेपन से देखा। तो मैं क्या करूं? आज लुक च्यू ग्याओ का भी बर्थडे है। मुझसे जबरदस्ती शादी करने के लिए तुमने घटिया हथकंडे अपनाए, उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और उसका फ्यूचर छीन लिया। तुम अब मुझसे और क्या उम्मीद करती हो? मेरे इन आरोपों को सुनकर शंभद्दू के चेहरे पर गहरा दुख बिखर गया। उसने अपना मुंह खोला और बेबसी से अपनी सफाई में कहा, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर तुमने उस दिन उसे इनवाइट नहीं किया होता तो वह आज हॉस्पिटल के बेड पर नहीं होती। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? यह सुनकर वह चुप हो गई और आखिर में उसने मुझसे सिर्फ एक सॉरी कहा। उस दिन के बाद से मेरे और शंभद्दू के बीच का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया और हमारे बीच एक लंबा कोल्ड वॉर शुरू हो गया। बाद में मुझे पता चला कि जिसे शंभद्दू एक्सीडेंट कह रही थी वह भी हमें अलग करने की एक सोची समझी साजिश थी। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही खोया हुआ महसूस कर रहा था। बटलर ने मुझे खामोश देखकर दोबारा कहा, सर, सारा सामान कार में रख दिया गया है। अगर लेट हुए तो रास्ते में हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। यह सुनकर मैं होश में आया। मैंने अपना कोट पहना और कार में जाकर बैठ गया। तभी मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि यह तो 10 साल पहले का वक्त है। अभी भी सब कुछ ठीक करने का मौका है। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और गाड़ी सड़क पर चल पड़ी। हॉस्पिटल जाने वाला रूट अब जाम होने लगा था। क्या आप मिस लुक को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करना चाहेंगे कि थोड़ा लेट होगा? मैंने खिड़की से बाहर बार बार बदलती ट्रैफिक लाइट्स को देखा और तुरंत अपना डिसीजन बदल दिया। हॉस्पिटल नहीं जाना है, कंपनी चलो। सच कहूं तो मुझे शंभद्दू की कंपनी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। अपनी जवानी के दिनों में उससे नफरत करने की वजह से मैं कभी वहां गया ही नहीं था। बाद में जब मुझे उससे प्यार हुआ तो वही वक्त था जब हमारे दुश्मन हमें टारगेट कर रहे थे। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि शंभद्दू ने मुझे वहां आने से मना कर दिया था। इसलिए इस वक्त उस ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बिल्डिंग कौन सी है। आने जाने वाले लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस बड़े से बुके को देखा और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई।
इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। मुझे लगा कि काफ़ी देर तक रिंग जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 रिंग के बाद ही कॉल पिक हो गया। क्या बात है? शंभद्दू की आवाज़ दोबारा सुनकर मेरी आंखें भर आईं। शंभद्दू, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है? मुझे मिल नहीं रहा है। राहगीरों के देखने का अंदाज और भी अजीब हो गया था। शंभद्दू की तरफ शायद कोई मीटिंग चल रही थी। मेरी बात सुनने के बाद वह एक पल के लिए रुकी और बोली, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। तुम नीचे लॉबी में मेरा वेट करो, मैं अब भी आती हूँ। कुछ ही मिनटों में मैंने शंभद्दू को बिल्डिंग से बाहर आते देखा। वह बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही थी, जबकि मैं काफ़ी बिखरा हुआ और मैसी दिख रहा था। इससे पहले कि मैं इस बात पर पछताता कि मैं घर से ठीक से तैयार होकर क्यों नहीं आया, शंभद्दू मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका चेहरा काफ़ी कोल्ड था। मैंने अपना सिर झुका लिया और उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया। आज शंभद्दू ने सिर्फ 2 शब्द कहे, कोई बात नहीं, और फिर वह चुप हो गई। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही होगी। आज के दिन मुझे लुकचू ग्याओ के साथ होना चाहिए था, न कि यहाँ। इस बात ने मुझे अलर्ट कर दिया, इसलिए मैंने वह बुके सीधे उसकी बाहों में थमा दिया। आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ कि वह काफ़ी देर तक उस बुके को देखती रही और आखिर में उसने एक फेक स्माइल दी। फोंग ह्यू, ये वही फ्लावर्स हैं ना जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी। मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि उसका मूड खराब हो चुका है। मैंने बुके पर नज़र डाली और मेरा दिल बैठ गया। शिट, ये तो ब्लू आइस रोजेज़ हैं। ये लुकचू ग्याओ के सबसे फेवरेट फ्लावर्स थे। जब मैं सोकर उठा था तो मेरी यादें बहुत धुंधली थीं। इसके अलावा मेरा पूरा ध्यान सिर्फ शंभद्दू से मिलने पर था, इसलिए मैंने इन छोटी छोटी डिटेल्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, शंभद्दू ने मुझे कढ़ाई से बीच में ही टोक दिया। तुम्हारे इस बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू। काफ़ी देर हो चुकी है, ड्राइवर से कहो कि तुम्हें घर छोड़ दे। यह कहकर वह जाने के लिए पलटी। अच्छा हुआ कि मैं अलर्ट था। मैंने तुरंत उसका कोट पकड़कर उसे रोक लिया। रुको, शंभद्दू ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। मेरे खींचने की वजह से वह लड़खड़ा गई और सीधे मेरी छाती से आ टकराई। कुछ देर बाद उसने अपना सिर उठाया और बिना कुछ बोले मेरी उंगलियों को देखती रही। मैंने अब भी जिद में उसका कोट कसकर पकड़ रखा था। शंभद्दू, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। फोंग ह्यू, इस बार तुम मेरे साथ क्या प्रैंक करना चाहते हो? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल था। मेरी यादों के मुताबिक इस वक्त हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और हमारे बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमारे बीच होने वाले झगड़े अक्सर मेरी तरफ से निकाले जाने वाले गुस्से का नतीजा होते थे। मैं जो चाहे कड़वी बातें बोल देता था। यहाँ तक कि फेस्टिवल्स पर गिफ्ट देते हुए भी मैं उसके दिल को ठेस पहुँचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मैं उस चरवाहे बच्चे जैसा बन चुका था जो बार बार झूठ बोलता था, इसलिए अब वह मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। पिछले जन्म में जब हमारी गलतफहमियां दूर हुई थीं, तो मेरा तरीका बहुत डायरेक्ट था, बस उसे गले लगा लेता था। वैसे भी यह लड़की बाहर से जितनी कोल्ड दिखती थी, अंदर से उतनी ही जल्दी मान जाने वाली थी। लेकिन वह तरीका इस वक्त काम नहीं करता और शंभद्दू ने पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया था और अकेलापन झेला था। मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। ये सुनकर शंभद्दू ने अपनी आंखें झुका ली और रूखेपन से कहा, ज़रूरत नहीं है, मुझे आज रात अभी और काम करना है। तो फिर हम बाहर से खाना ऑन ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने बेशर्मी से उसका पीछा करते हुए कहा। तुम्हारे लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स ऑन ऑर्डर करता हूँ। शंभद्दू ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह बुके अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। जब हम एक डस्टबिन के पास से गुजरे तो मुझे लगा कि वह इसे बिना सोचे समझे फेंक देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। मैं भी उसके ठीक पीछे अंदर चला गया। ऑफिस बिल्कुल खाली था। उसकी डेस्क पर सिर्फ एक लंच बॉक्स रखा था जो पूरी तरह ठंडा हो चुका था। क्या वह आज रात इसी ठंडे खाने से काम चलाने वाली थी? ये सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और कम नमक वाले लाइट नूडल्स ऑर्डर कर दिए। पहले शंभद्दू मेरी पसंद का ख्याल रखने के लिए हमेशा स्पाइसी खाना ऑन ऑर्डर करती थी। बहुत बाद में मुझे पता चला कि उसका स्टमक ठीक नहीं रहता था और वह बहुत सी चीज़ें नहीं खा सकती थी। खाना ऑन ऑर्डर करने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। उधर शंभद्दू बुके की रैपिंग खोल रही थी ताकि उसे वास में रख सके। ये सीन मेरी आंखों में चुभने लगा, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसके हाथ से बुके छीना और सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। शंभद्दू मेरे इस बिहेवियर से हैरान रह गई। उसने थक कर एक ठंडी सांस ली। फोंग ह्यू, क्या तुम्हारा नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत गुस्से में था। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं आता। हमें ये फ्लावर्स नहीं चाहिए। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बुके लेकर आऊँगा। रहने दो। वैसे भी मुझे फ्लावर्स कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने कचरे का डिब्बा बाहर की तरफ खिसकाया और उससे कहा, तुम यहीं मेरा वेट करो। और मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। सड़क किनारे कई स्ट्रीट वेंडर्स फ्लावर्स बेच रहे थे।
हालांकि शॉप्स के कंपैरिजन में उनकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। मैं कई स्टॉल्स पर भागा और जितने भी रेड रोजेस थे सब खरीद लिए और आखिर में एक सिंपल पेपर में रैप करके एक बड़ा सा बुके बना लिया। इसी बीच हमारा खाना भी डिलीवर हो चुका था, तो मैं दोनों हाथों में सारा सामान और ढेर सारे पैकेट्स लटकाए हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। 19वीं मंजिल पर बहुत सन्नाटा था। सिर्फ शंभतदू के ऑफिस में एक छोटा सा लैंप जल रहा था। मैंने अपने कदम और धीमे किए और दरवाजा धकेलकर अंदर जाने लगा। दरवाजा मुझसे टकराया और एक जोर की आवाज हुई। शंभतदू चौंक गई, उसके कंधे हल्के से कांप उठे और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसकी नजरें मुझसे मिल गईं। मैं हाँफ रहा था। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी, जल्दी यहाँ आओ, वहां बुत बनकर क्यों खड़ी हो, मेरा हाथ बंटाओ। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा। वह एक पल के लिए ब्लैंक हो गई और फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई आगे आई। जैसे ही उसने बुके और खाना अपने हाथ में लिया मैंने चैन की सांस ली। हालांकि मेरा माथा पसीने से भीगा हुआ था, फिर भी मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। ये तुम्हारे लिए है। स्ट्रीट पर जितने भी रेड रोजेस थे मैं वो सब के सब खरीद लाया हूं। लेकिन ठीक अगले ही पल मैंने शंभतदू के चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन देखा। मैं वहीं रुक गया। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वक्त की शंभतदू मेरे इस तरह के बिहेवियर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। क्या मुझे थोड़ा रूड होना पड़ेगा तब जाकर यह बात मानेगी? जब मैंने देखा कि वह वापस जाकर वही पुराना ठंडा खाना खाने वाली है तो मैंने तुरंत उसे छीन लिया। शंभतदू ने ऑलमोस्ट उसी पल पलटकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा स्ट्रेस और टेंशन साफ दिख रही थी। मैंने उसे घूर कर देखा और सोफे पर पीछे की तरफ झुककर बैठ गया, जैसे मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूं। क्या तुम गर्म खाना नहीं खा सकती? तुम्हें वो ठंडा लंच बॉक्स खाते देखकर ही मुझे चिढ़ हो रही है। और इस तरह अगले आधे घंटे तक पूरे ऑफिस में लगातार मेरी डांटने की आवाज गूंजती रही। तुम्हें खाना खाना आता भी है या नहीं? इतना बड़ा बीफ का पीस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? वेजिटेबल्स क्यों नहीं खा रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी खाने में नखरे दिखाती हो। तुम नूडल्स खाओ ना। क्या मैं ये सब तुम्हें सिर्फ देखने के लिए खरीद कर लाया हूं? एक्चुअली मुझे डर था कि कहीं उसका पेट खाली ना रह जाए, इसलिए मैं कुछ पेस्ट्रीज भी साथ ले आया था। ठीक उसी समय जब बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, अचानक मेरे सामने पानी का एक ग्लास आया। मैंने सिर उठाकर देखा तो शंभतदू मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। पहले अपना गला साफ करो फिर बाद में डांटना। उसका चेहरा अब काफी सॉफ्ट हो चुका था और मेरे लिए जो एक कड़वाहट और डिफेंसिव नेचर था वह गायब हो चुका था। मैंने उस फीलिंग को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया कि मैं अब भी जाकर उसे गले लगा लूं। शंभतदू, आज से हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। यह सुनकर उसने अपनी नजरें चुरा लीं और चुपचाप बर्तन समेटने लगी। उसने मेरे सवाल का कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर छुड़वा देती हूँ, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता वह फुर्ती से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसका यह अंदाज बिल्कुल ऐसा था मानो मैं कोई जंगली जानवर या कोई बड़ी आफत हूँ। उसकी जाती हुई पीठ को देखकर यह कहना झूठ होगा कि मुझे बुरा नहीं लगा। दोबारा जन्म लेने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मनाना पहले से भी ज्यादा टफ टास्क है। यही सोचते हुए मैं सोफे पर पसर गया और अपनी अगली स्ट्रेटजी के बारे में सोचने लगा। ठीक उसी वक्त फोन की एक लाउड रिंगटोन बजी। मैंने अनमने ढंग से कॉल रिसीव किया। फोंग ह्यू, तुम कहाँ हो? ये जानी पहचानी और पुरानी आवाज सुनते ही मेरा जो मूड अभी थोड़ा ठीक हुआ था वह सीधे जमीन पर आ गिरा। तुम हो क्या? मेरी आवाज में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन लुक च्यू ग्याओ को जैसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। पिछले जन्म की सारी बातें याद आते ही मेरी उंगलियां धीरे धीरे भींच गईं। लुक च्यू ग्याओ, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए दोस्त हैं ना। फोंग ह्यू, हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। मैंने बुदबुदाते हुए उस फैमिली वर्ड को रिपीट किया। एक गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ और नहीं है? यह सुनकर वह थोड़ी झिझकी और फिर एक आह भरते हुए बोली, सॉरी, मुझे तुमसे छिपाकर अकेले केक नहीं खाना चाहिए था। देखा आपने, जिस इंसान की इतनी परवाह की गई वह इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है। वह बस अटेंशन चाहती थी और नाटक करती थी, जबकि शंभतदू को हमेशा बैकग्राउंड में रहकर हर चीज का ब्लेम झेलना पड़ता था। सिर्फ इतना सोचते ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मुझसे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, वहां नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें बर्थडे मुबारक हो। और मैंने कॉल कट कर दिया। मेरा दिल भारी हो गया था। मुझे याद आया कि किडनैप होने से ठीक पहले लुक च्यू ग्याओ ने मुझे कॉल किया था और पूछा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरा दिमाग गहरी सोच में डूब गया। पिछले जन्म में वह मेरी सबसे ट्रस्टेड पर्सन थी, लेकिन क्या होगा अगर वह ब्लास्ट शुरू से ही किसी अपने का ही प्लान किया हुआ था। यही सोचते हुए मैंने अपना सिर उठाया तो देखा कि शंभतदू दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पता नहीं वह वहां कब से खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? सुन लिया। एक्चुअली मेरी कार नीचे ही खड़ी है।
वह इस कदर नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जब तक मैं उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया, मेरे अंदर का गिल्ट और ज्यादा बढ़ चुका था। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शंभद्दू को आवाज दी। शंभद्दू ने अपनी स्पीड थोड़ी कम की, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं एक ही सांस में बोल गया, अभी लुक चियो ग्याओ का कॉल आया था। कल मैंने सच में उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका बर्थडे मनाऊंगा, लेकिन आज का मैं बदल चुका हूं। मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शंभद्दू अचानक पलटी और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। बस बहुत हुआ। अगले ही पल उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आज का डिनर बहुत अच्छा था। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम मेरे साथ बर्थडे मना पाए। सो फाइनली अब तुम लुकचियो ग्याओ से मिलने जाना चाहते हो। मैं इसके लिए रेडी हूं, क्योंकि यह वही कीमत है जो मुझे चुकानी होगी। पिछले जन्म में शंभद्दू ने मुझसे एक बार कहा था कि उस वक्त जो भी एक छोटी सी खुशी मैं उसे देता था, उसके बदले में उसे और भी ज्यादा दर्द सहना पड़ता था। इसलिए उसने कभी किसी बड़ी चीज की उम्मीद नहीं की, और वह हमेशा इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहती थी कि मैं उसे किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता हूं। इसलिए यह बातचीत इस समय सीधे मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। पिछले जन्म में आज के दिन मैं यहां नहीं था। उसका डिनर सिर्फ वो ठंडा लंच बॉक्स था, और किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे तक विश नहीं किया था। तो क्या इसीलिए उसने हॉस्पिटल के गेट पर मेरा वेट किया था? शंभद्दू सिर्फ मेरे मुंह से एक बार विश सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि वह मेरे मैटर्स में टांग न अड़ाए और मुझसे थोड़ा दूर रहे। यह सच जानने में जो देर हुई, उसका बोझ मुझे अब सांस नहीं लेने दे रहा था। मैंने उसे एकटक देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिली, उसने अपना चेहरा घुमा लिया। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो जल्दी जाओ। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने शंभद्दू का हाथ कस कर पकड़ लिया और अगले ही पल अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा दिया। उसका पूरा बदन सख्त हो गया, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। फोंग ह्यू, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी पूरी तरह टूट नहीं चुकी हूँ? अगले ही सेकंड मैंने अपना सिर झुकाया और उसकी गर्दन को पीछे से सपोर्ट देते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। वाइफ, प्लीज हिलना मत। और फिर मैंने सीधे उसके लिप्स को किस कर लिया। पता नहीं कब उसने भी अपने हाथ मेरी वेस्ट पर लपेट लिए थे, और उसकी ग्रिप धीरे धीरे इतनी टाइट होती गई कि उसने मुझे अपनी तरफ कस कर खींच लिया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे और फिर अलग हुए। शंभद्दू ने अपना माथा मेरे माथे से टिकाया और हाँफते हुए बोली, फोंग ह्यू, ऐसा मत करो, तुम्हें यह सब पसंद नहीं है। ये बोलने के बाद वह काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, मुझे सिड्यूस मत करो, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। तुम जल्दी से उसके पास चले जाओ। मैंने उसकी बात सुनते ही धीरे से उसके हाथ पर फूंक मारी। क्या तुम सच में ऐसा होने दोगी? क्या तुम्हें जलन और गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम सच में मुझे किसी और को किस करने दोगी? शंभद्दू जैसे इस बात से पूरी तरह ट्रिगर हो गई। मेरी बात खत्म होते ही उसने अपना सिर झुकाया, मानो वह अपना सारा गुस्सा निकालना चाहती हो, और बहुत ही वाइल्ड तरीके से मेरे लिप्स को लॉक कर दिया। उसकी इस जल्दबाजी को महसूस करके मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रांग कदम नहीं उठाता तो वह पता नहीं कब तक खुद को कंट्रोल करके रखती, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह सिचुएशन ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने जैसी थी। मैं अचानक अलर्ट हो गया। शंभद्दू, तुम यह क्या कर रही हो? मेरा मतलब था कि घर चलने के बाद मैंने तुम्हें चांस दिया था, तुम खुद ही यहां से नहीं गए। अब वह चांस खत्म हो चुका है। फोंग ह्यू, अब तुम बस वेट करो। मैं तो भूल ही गया था कि पिछले जन्म में वह एक ऐसी क्रेजी लड़की थी जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। मैंने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। शंभद्दू, मैंने हमारे होने वाले बच्चे के नाम सोच ली हैं। एक नाम लड़के का है और एक लड़की का, और घर का निकनेम रखने का राइट मैं तुम्हें देता हूँ। पिछले जन्म में मैंने इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा था, लेकिन मुझे उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरी बात के रिस्पॉन्स में पहले तो एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। फिर शंभद्दू बोली, फोंग ह्यू, अब और मत बोलो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शंभद्दू ने मुझे बात करने का कोई और मौका नहीं दिया और सीधे मुझे अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस के अंदर बने बेडरूम की तरफ ले गई। आधी रात को जब मेरा बचपना जाग उठा तो मैं जिद करने लगा कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। शंभद्दू ने पहले तो चुपचाप मुझे गले से लगाया और फिर बहुत ही सीरियस होकर पूछा, मेरी जरूरत नहीं है तो फिर तुम्हें किसकी जरूरत है? चाहे जो भी हो, पर तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है। जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मुझे फिर से पिछले जन्म का सपना आया। उस वक्त शंभद्दू आग की लपटों के बीच कूद गई थी। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था और उसका पूरा बदन कांप रहा था। मैंने देखा कि वह रो रही थी, लेकिन मैं सिर्फ बेबसी से अपना हाथ उठाकर उसे दूर धकेल रहा था। यहाँ से चली जाओ शंभद्दू, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ। मुझे टच मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वह सीन इतना हॉरिबल था कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे होश में आने में काफ़ी समय लगा।
मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि शंभद्दू मेरे धकेलने की वजह से बेड के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच चुकी थी। उसने मुझे देखा और फिर मुझे एक टिश्यू पेपर दिया, लेकिन वह अब भी मुझसे एक फिक्स डिस्टेंस बनाए हुए थी। उसकी उंगलियां भी मुझसे टच होने से बच रही थीं। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसे अब भी कोई गलतफहमी थी, इसलिए मैंने बात करने की कोशिश की। शंभद्दू, अब भी मैं एक सपना देख रहा था। मैंने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है और मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हें वहां से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ मरने पर अड़ी हुई थी, इसीलिए मैं उस वक्त चिल्ला रहा था। तुम प्लीज कोई गलतफहमी मत पालो। यह सुनकर शंभद्दू की आंखों में बस हल्की सी चमक आई और फिर वह पहले की तरह नॉर्मल हो गई। ठीक है, मैं मानती हूँ। यह कहकर उसने कंबल को अच्छी तरह मेरे ऊपर ओढ़ा दिया। उसने अपना पिल्लो उठाया और बाहर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका और उसकी जाती हुई पीठ को देखकर जोर से शिकायत करने लगा। तुम झूठ बोल रही हो। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने पिल्लो उठाकर उसकी तरफ जोर से फेंका। ठीक है, चली जाओ। तुम कितनी मतलबी और मतलबी इंसान हो। काम निकल जाने के बाद अब तुम पहचानने से भी मना कर रही हो ना। ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और कंबल को अपने चेहरे तक ढंक कर दूसरी तरफ मुड़ गया। एक लंबे सन्नाटे के बाद मुझे फील हुआ कि बेड एक तरफ से थोड़ा नीचे झुका है। वह शंभद्दू थी। उसने बेबसी से एक आह भरी, अब सो जाओ, और फिर उसने मुझे प्यार से गले लगा लिया। शंभद्दू को कुछ ही देर में नींद आ गई। मैं उस अंधेरे में एकटक देखता रहा। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में एक उलझे हुए धागे की तरह घूम रही थी। पिछले जन्म में जिस किडनैपर ने मुझे उस सुनसान फैक्ट्री में बंद किया था, वह एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने कभी शंभद्दू के साथ काम किया था। और उस साल लुक च्यू ग्याओ के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्चुअली मेरे दूसरे चाचा का एक प्लान था, ताकि वह मेरे और शंभद्दू के बीच दूरियां बढ़ा सकें। ये सारी बातें बिल्कुल सच थी। मुझे इन सब चीजों का पता पिछले जन्म के बिल्कुल आखिरी साल में चला था। मेरी हर एक मूवमेंट और सिक्योरिटी का ख्याल हमेशा शंभद्दू बहुत बारीकी से रखती थी। पिछले जन्म में शंभद्दू के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाते वक्त ही मुझे बैड लक्स ने टारगेट किया था। लेकिन उन लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? इसका एकमात्र पॉसिबल रास्ता लुक च्यू ग्याओ का वो कॉल ही था जो उसने मुझे किया था, यहाँ तक कि आखिरी पल भी। शंभद्दू ने एक बार कहा था, तुम्हें एक्चुअली लुक च्यू ग्याओ का थैंक यू कहना चाहिए। अगर वह नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाती। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो बचपन की दोस्त जिस पर मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, लुक च्यू ग्याओ, आखिर इस पूरे मामले में उसका क्या रोल था? बहुत ज्यादा सोचने की वजह से अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। शंभद्दू, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ? उठो और ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे नहीं खाना। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। मुझे तुम्हारा यही यंग लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो वो तुम पसंद हो जो 10 साल बाद होने वाले हो। जाओ और बूढ़े हो जाओ। मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर मैं दोबारा सो गया और सीधे दोपहर को उठा। और शंभद्दू ने भी शायद अंदाजा लगा लिया था कि मैं भूख की वजह से जागूंगा। जब मैंने आंखें खोली तो लंच टेबल पर सलीके से लगा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी ब्रश किया और फ्रेश हुआ। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला। ऑफिस में एक वीडियो कॉल मीटिंग चल रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शंभद्दू ने अपनी आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों से नजरें मिलते ही मैंने थोड़ा अजीब फील करते हुए 2-3 बार खांसा। ये कंफर्म करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, मैं जाकर उसके सामने बैठ गया और अपना फोन चेक किया तो देखा कि लुक च्यू ग्याओ की 5-6 मिस्ड कॉल्स थी और कुछ मैसेजेस भी थे जो सब सुबह के वक्त आए थे। उस वक्त मैं गहरी नींद में था, पर मैं रिंगटोन की आवाज से जागा क्यों नहीं? ये सोचते हुए मैं गहरी सोच में शंभद्दू को एकटक देखने लगा। वह स्क्रीन पर फोकस कर रही थी और उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इसलिए मैंने अपने पैर क्रॉस किए और टेबल के नीचे से जानबूझकर अपने पैर को उसके पैर से रब करने लगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कुछ ही सेकंड्स के अंदर शंभद्दू की आवाज जो स्पीच दे रही थी अचानक रुक गई। तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, ये कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। इसके बाद वह सीईओ की चेयर पर पीछे की तरफ झुकी और अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, फोंग ह्यू, कल रात तो तुम मुझे ह्यू ह्यू कह रहे थे और अब सीधे फोंग ह्यू पर आ गए। मिस्टर शंभद, मुझे नहीं पता कि कल रात मेरा फोन बजा था या नहीं। अच्छा ऐसा क्या? मैं खड़ा हुआ और टेबल के ऊपर से झुकते हुए उसकी उंगलियों में अपने बालों की एक लट को फंसाया और हमारे बीच का डिस्टेंस कम किया। शंभद्दू की सांसें साफ तौर पर हैवी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने सीरियस होने का नाटक करते हुए मुझे याद दिलाया, फोंग ह्यू, ये ऑफिस का टाइम है। तो क्या तुम चाहती हो? चाहती हूँ। इसलिए मैंने उसे फिर से एक किस किया। तुम साइड वाले रूम में मेरा वेट करो, फिर हम साथ में घर चलेंगे। रूम में वापस आने के बाद मुझे फिर से लुक च्यू ग्याओ का कॉल आया, ह्यू, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ। तुम डिस्चार्ज क्यों हुई? क्या तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ? अगर मेरा चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता तो मैंने हार मान ली है। मैं तुम्हारे साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। हमारे बीच अब कोई चांस नहीं बचा है। वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर मैं क्या करूं? तुमने हमसे जो प्रॉमिस किया था उसका क्या? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा चेहरा खराब हो गया है, इसलिए तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? तुमने खुद ही तो कहा था कि सिर्फ ब्रेकअप करने से ही कंपनी तुम्हें प्रमोट करेगी और तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगी। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा वेट करोगे, तो मैं तुम्हारा कब तक
तक वेट करता। उसके पास पब्लिकली सब कुछ एक्सेप्ट करने के कई चांसेस थे, लेकिन उसने हमेशा मुझे वेट करने के लिए कहा। मेरे दूसरे चाचा एक ऐसे इंसान थे जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पर ही छोड़ दिया था। हर कोई फॉरेन में सेटल होकर अपनी न्यू फैमिली बना चुका था। मैं फोंग फैमिली का सिर्फ एक मोहरा था। लुक च्यू ग्याओ उस समय बड़े पर्दे पर फेमस हो चुकी थी, जबकि मुझे मेरे दूसरे चाचा ने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था। उस रात मैंने उसे काफी देर तक कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब मैंने स्क्रीन पर उसका पहला ऑन स्क्रीन किस देखा तो मेरा दिल टूट गया और मैंने अपने दूसरे चाचा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए जब लुक च्यू ग्याओ ने फोन पर पूछा, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो, मैंने बिना किसी हेसिटेशन के जवाब दिया, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक लुक च्यू ग्याओ ने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने बहुत सोचा, अगर मैं अपने पिछले जन्म के कातिल को पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे अभी भी शंभद्दू के सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए पहला स्टेप यह था कि मुझे उसे इस बात पर यकीन दिलाना होगा कि मैं रीइंकार्नेट होकर आया हूँ, ताकि वह मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में बंद न करवा दे। इसलिए 1 महीने के अंदर मैंने उसे रीइंकार्नेशन पर बेस्ड 3 नॉवेल्स की कहानियां सुनाई। मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ सुनाता था कि मुझे पसीना आ जाता था, लेकिन शंभद्दू मेरा मतलब गलत समझ बैठी। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं इसे एक टीवी सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ये मेरी पसंद की बात नहीं है, मेन पॉइंट यह है कि तुम्हें यह पसंद आया या नहीं। जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे अपने रिव्यूज बताओ। और वह चुप हो गई। रिसेंटली मैं और वह काफी शांति से एक साथ रह रहे थे। वह मेरी लगभग हर बात मानती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि हमारे बीच एक अदृश्य दीवार है। यही सोचते हुए मैंने चेयर खींची और उसके सामने बैठ गया और बहुत ही सीरियस होकर बात शुरू की। शंभद्दू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ बताने का टाइम आ गया है। उसने अपने स्पून और फोर्क नीचे रखे और एक अच्छी लिसनर की तरह सुनने लगी। बोलो। एक्चुअली मैं भी उन नॉवेल्स की तरह रीइंकार्नेट होकर वापस आया हूँ, लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबा सन्नाटा मिला। मैंने उसे ध्यान से देखा और नोटिस किया कि वह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बहुत बढ़िया, तुम्हें सच में यकीन नहीं हुआ? नहीं, मैं यकीन करती हूँ। फोंग ह्यू, आगे बोलो। इसलिए मैंने रिस्क लिया और पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ था वह सब एक एक करके उसे सुना दिया। शुरुआत में शंभद्दू इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुन रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल सही गैस किया था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले का सरनेम वोंग था। वह शायद कभी तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय था जिसने बाद में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। बेशक अभी हम 10 साल पीछे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ है। इसके अलावा मेरे दूसरे चाचा भी इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, एक लाउड फोन रिंगटोन ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। मेरी एक लापरवाही की वजह से हम दोनों ने स्क्रीन पर वो नाम देखा। इस समय लुक च्यू ग्याओ का निकनेम अभी तक चेंज नहीं हुआ था, वह अभी भी ज्याओ ही था। यह देखकर शंभद्दू के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए और वह फिर से कोल्ड हो गई। जरा मैं बर्तन साफ कर दूं। वह खड़ी हुई और प्लेट्स लेकर चली गई। वह फीलिंग फिर से वापस आ गई थी। वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी, या फिर वह डरी हुई थी। मैंने अपने दांत भींचे, फोन उठाया और किचन में उसके पीछे पीछे गया और फिर स्पीकर ऑन कर दिया। ह्यू, शायद यह मेरा तुम्हें आखिरी कॉल है। उसकी आवाज के साथ साथ तेज हवाओं की आवाज भी आ रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहाँ हो? कॉलेज की बिल्डिंग की रूफटॉप पर। क्या तुम्हें याद है जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर गए थे, तुमने कहा था फोंग फैमिली में कोई भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, फ्यूचर में हम एक दूसरे की फैमिली बन सकते हैं। उस वक्त मेरा प्लान रूफटॉप से कूदने का था। तुमने ही मुझे रोका था और अब तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। ये सुनते ही मेरा सिर चकरा गया। मैं तुरंत पलटा और अपना कोट पहनने लगा। लुक च्यू ग्याओ, तुम कोई बेवकूफी मत करना। तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने कॉल कट किया, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शंभद्दू अभी भी मेरी तरफ पीठ किए सिंक के पास खड़ी थी। अगले ही पल मैं घबराकर सीधे उसकी तरफ भागा। क्या तुम पागल हो? बिना कपड़े चेंज किए वहां क्यों खड़ी हो? मेरे खींचने की वजह से वह लड़खड़ा गई और ब्लैंक होकर मुझे अपने कपड़े चेंज करते हुए देखने लगी। मेरा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी अब मैं मैरिड हूँ। शंभद्दू, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, अपना यह एप्रन उतारो। मैं अभी बैकअप के लिए लोगों को कॉल करता हूँ। ये लड़की सच में पागल हो चुकी है। इतने सारे लोगों के सामने वह रूफटॉप से कूदने का नाटक क्यों कर रही है? 1 मिनट बाद शंभद्दू बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े चेंज करके दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने चेंज कर लिया है। चलो। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तुम तो बहुत फास्ट काम करती हो। अच्छा हुआ कि हम दोनों को ड्राइविंग आती थी, वरना ड्राइवर का वेट करने की प्रॉब्लम हो जाती। रेस्क्यू टीम पहले से ही स्पॉट पर मौजूद थी और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मुझे लुक च्यू ग्याओ के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए जब तक उसके अंदर उम्मीद की एक किरण बाकी रहेगी। वह अचानक ऐसा कोई डेंजर स्टेप नहीं उठाएगी। इस बीच भीड़ को वहां से हटाया जा सकता था। रूफटॉप पर हवा बहुत तेज चल रही थी। रेस्क्यू टीम 5 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे रूफटॉप पर ले जाया गया। सर, वह जिद कर रही है कि उसे सिर्फ आपसे मिलना है। प्लीज आप थोड़ी देर बातों में उलझाकर टाइम पास कीजिए। मैंने शंभद्दू की तरफ देखा। वह बैरिकेड के बाहर ही रुक गई थी और उसने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। इसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों पर कदम बढ़ाया। लुक च्यू ग्याओ रूफटॉप के बिल्कुल किनारे पर बैठी थोड़ा सा हिली और उसने अपना सिर घुमाया, जिससे उसका आधा जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। ह्यू, तुम आ गए। उसे देखकर मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। पिछले जन्म में शंभद्दू के साथ गलतफहमी दूर होने के बाद हम कुछ बार उससे मिलने गए थे, लेकिन लुक च्यू ग्याओ ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया था, शायद जिस इंसान से उसने सालों तक नफरत की थी।
एक दिन अचानक यह पता चलना कि असली कातिल वह नहीं था, तो उस नफरत को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा बाद में शंभद्दू दो तरफा मुसीबतों में फंस गई थी और मैं भी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। पिछले और इस जन्म को मिलाकर देखा जाए तो शायद 1 साल से ज्यादा हो गया था जब हम नहीं मिले थे। लुक चू गयाओ, क्या तुम पहले नीचे आ सकती हो? उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे एक तक देखती रही। सॉरी। इसके बाद उसकी नजरें मेरे पीछे खड़ी शंभद्दू पर टिक गई। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। शादी से पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, फ्यूचर में तुम सिर्फ मेरे साथ एक फैमिली बनकर रहोगे। मैं ही बहुत लालची हो गई थी। मुझे वो साल याद आए जब मैं और लुकच्यू ग्याओ एक दूसरे के सपोर्ट से जी रहे थे। जब मेरे दूसरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया था तो वह रात को भारी बारिश में छाता लेकर मुझे रिसीव करने आई थी। ये सोचते ही मेरा दिल एक पल के लिए डोल गया। क्या वह सच में मेरी कातिल थी? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हर साल मेरे साथ बर्थडे मनाओगे। तुम मेरे लिए एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाओ। मैं तुरंत नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? तुम गाओ। लेकिन गाते हुए मुझे ख्याल आया कि आज मैंने शंभद्दू के लिए तो यह सॉन्ग गाया ही नहीं। वापस जाकर उसके लिए यह कसर जरूर पूरी करूंगा। सॉन्ग खत्म होते ही लुकच्यू ग्याओ रूफ टॉप पर मेरे सामने खड़ी हो गई। थैंक यू, मैंने बहुत सालों से तुम्हारा गाना नहीं सुना था, बहुत अच्छा था। मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम मेरी फैमिली हो, क्या हम घर वापस चलें? लुकच्यू ग्याओ ने मेरी तरफ नहीं देखा। वह काफी देर तक शंभद्दू को देखती रही और फिर उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। ह्यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहते ही उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और पीछे की तरफ गिर गई। एक मोमेंट के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अगले ही सेकंड मैं रूफटॉप के किनारे की तरफ भागा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ खाली हवा आई। मैं नीचे की तरफ देखता रह गया। एक भारी आवाज सुनने के बाद मेरे पैर कांपने लगे और मैं सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। क्या लुकच्यू ग्याओ सच में मर गई? क्या मैंने उसे समझने में गलती कर दी थी? इतने सालों की जान पहचान के बाद उसने मेरा बदलता हुआ बिहेवियर नोटिस कर लिया था और इसीलिए उसने अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब है कि मैंने उसे मार डाला। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैं सुन्न होकर बैठ गया और मेरी बॉडी लगातार कांप रही थी। ठीक उसी समय दो गर्म बाहों ने मुझे गले लगा लिया। मुझे जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने शंभद्दू की स्लीव्स को कसकर पकड़ लिया। शायद मैंने उसे मार डाला। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। मुझे माफ कर दो, वो मरी नहीं है, तुम डरो मत। शंभद्दू ने मेरी पीठ थपथपाई और मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा। नीचे एयर मैट्रेस लगा दिया गया था। उसने उसे सपोर्ट दे दिया और वह बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत मेरे आंसू बहने लगे। शंभद्दू ने मुझे इस हाल में देखा तो बोली, चेकअप हो चुका है, सिर्फ कुछ खरोंचें आई हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं और शंभद्दू वापस कार में आ गए। रेस्क्यू टीम को वापस जाते हुए देखकर मैं पूरी तरह थक चुका था। यहाँ आने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना भूल गया था। मुझे शक है कि लुकच्यू ग्याओ भी इसमें इन्वॉल्व थी। फोंगह्यू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वह बेकसूर हुई तो तुम उसे चूज करोगे या मुझे? जब उसने यह सवाल पूछा तब जाकर मैंने सच में राहत की सांस ली। मैं ठीक से बैठ गया और शंभद्दू को ध्यान से देखने लगा। क्या तुम्हें लुकच्यू ग्याओ का डेब्यू टाइम याद है? उस वक्त हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका था। उसने फिल्मों में डेब्यू किया, उसका नाम बढ़ता गया और जब तक मेरी तुमसे शादी हुई हमारे ब्रेकअप को 1 साल से ज्यादा हो चुका था। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मुझे तुमसे उतनी ही नफरत थी जितनी अपने दूसरे चाचा से थी। मुझे उन लोगों से नफरत थी जो बिना परमिशन मेरी लाइफ में एंटर कर जाते थे। कोइंसिडेंटली उसी वक्त लुकच्यू ग्याओ का एक इन्वेस्टर के साथ डिनर पर जाते समय कार एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर तुम्हारी कंपनी का था। इसलिए मैंने तुम्हें भी अपने दूसरे चाचा जैसा ही समझ लिया। तुम दोनों ही बहुत क्रूर इंसान हो। मेरी बात खत्म होते ही शंभद्दू ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, ये सच में मेरी ही गलती थी। मैंने चीजों को ठीक से हैंडल नहीं किया। मैंने कहा ना कि वह सब मेरे दूसरे चाचा की गलती थी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें ब्लेम करे? मैं उस इंसान से अकेले लड़ लूंगा। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुप रही और फिर मुझसे बोली, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पहली बार किसी ने मेरा साइड लिया है, वह भी सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से गिल्ट की फीलिंग आ गई। शंभद्दू का ख्याल रखने वाला सच में कोई नहीं था। ठीक अगले ही पल उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे पसंद करना कब से स्टार्ट किया? एक बार तुम ड्रिंक करके आई थी और तुमने उस मफलर को पकड़ रखा था जो मैंने पिल्लू के लिए बुना था। आधी रात को तुम फर्श पर पालथी मारकर बैठी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मफलर कैसे बुनते हैं। मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा। तुमने कहा कि पिल्लू के पास विंटर में पहनने के लिए मफलर नहीं होगा तो उसे ठंड लगेगी। तभी मैंने सोचा कि जो इंसान एक पिल्लू की ठंड की इतनी परवाह कर सकता है वह इंसान शायद किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली एक पॉइंट और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। उस रात शंभद्दू ने नींद में कुछ बुदबुदाया था। फोंगह्यू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। उस वक्त मैं आधी रात को पानी पीने के लिए जागा था, इसलिए मैंने सब सुन लिया था। उसी पल मुझे फील हुआ कि वह अंदर से कितनी अकेली और बेबस है। कोई उसे प्यार करने वाला नहीं है। मैं इमोशनल होकर सुना रहा था। शंभद्दू बहुत ध्यान से सुन रही थी। क्या हम अपने घर में एक पिल्लू पालेंगे? हाँ बिल्कुल। 7 साल बाद तुम्हारे बर्थडे पर तुमने मुझे एक पिल्लू गिफ्ट किया था। तुमने कहा था कि तुम बहुत बिजी रहती हो और घर नहीं आ पाती, इसलिए वह मेरे साथ रहकर मेरा दिल बहलाएगा। यह कहते हुए मैंने खुशी खुशी अपनी उंगलियों पर कैलकुलेट करना शुरू किया। इस वक्त वह जरूर किसी के घर में एक छोटा सा डॉगी होगा। अभी उसका रीइंकार्नेशन नहीं हुआ होगा। हमारा पिल्लू बहुत स्मार्ट था। उसे जो भी सिखाओ वह तुरंत सीख जाता था। मुझे तो शक है कि उसने
मेंगपो का सूप भी नहीं पिया था। आधी बात बोलते ही मैं अचानक रुक गया। शंभद्दू भी हैरान रह गई। क्या हुआ? मैं ब्लैंक होकर उसका हाथ पकड़कर बोला, लुक चुग्याओ, वह भी बिल्कुल मेरी तरह है। किस तरह? मैंने अपना सिर घुमाया। मेरी भौहें और सिकुड़ गईं। रूफटॉप पर जब लुक चुग्याओ नीचे कूदने वाली थी तो उसने मुझसे कहा था कि उसने बहुत सालों से मेरा बर्थडे सॉन्ग नहीं सुना है, लेकिन सच तो यह है कि पिछले साल ही मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। शंभद्दू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तुरंत समझ गई। तुम्हारा मतलब है पिछले जन्म में तुमने कई सालों तक ऐसा किया था? हाँ बिल्कुल। उसके वर्ड्स के मुताबिक उसने मेरे बर्थडे सॉन्ग का कई सालों तक वेट किया था। इसका सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मैंने और शंभद्दू ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत कार घुमाकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें शॉक लगा जब डॉक्टर ने बताया कि कोई लुक च्युग्याओ को पहले ही डिस्चार्ज करवा कर ले जा चुका है। हम और पूछना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने पेशेंट की प्राइवेसी का हवाला देकर हमें बताने से मना कर दिया। इस सिचुएशन को देखकर यह बिलीव करना मुश्किल था कि लुक च्युग्याओ का उस मैटर से कोई कनेक्शन नहीं है। रास्ते में वापस आते हुए मैं लगातार एक ही बात सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने जानबूझकर नीचे छलांग लगाई थी? शंभद्दू ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां हल्के से टैप कर रही थी। जनरली जो जगहें ज्यादा ऊंची नहीं होती वहां नीचे एयर मैट्रेस लगा दिया जाता है। अगर मैं होती तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता कि मैं नीचे कूदूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी क्या मेंटालिटी थी? बस तुम्हारा अटेंशन और सिंपैथी गेन करना ताकि तुम उसकी साइड ले सको। दोनों जन्मों को मिलाकर यह पहली बार था जब शंभद्दू ने इतने पजेसिव और जेलस टोन में मुझसे बात की थी। इसलिए मैंने अपने होठ भींचे और सीरियस होकर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन सब चीजों की इतनी नॉलेज है। एक औरत ही दूसरी औरत को सबसे अच्छे से समझ सकती है। मैंने उसकी बात को आगे नहीं बढ़ाया और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। शंभद्दू को अलर्ट रहने के लिए 10 साल का टाइम मिल गया है। अब चीजें और खराब नहीं होंगी। पिछले जन्म में उसके बिना अपनी जान की परवाह किए दिए गए सैक्रिफाइस को याद करके मेरे दिल में फिर से दर्द होने लगा। जब हम घर पहुंचे तो बहुत लेट हो चुका था। लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ थी। जैसे ही शंभद्दू ने लाइट का स्विच ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे सोफे पर पुश कर दिया और उसे खुद को संभालने के लिए अपने पैरों को दोनों तरफ फैलाकर सपोर्ट लेना पड़ा। तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा। शंभद्दू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रुको, पहले तुम नीचे उतरो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। शंभद्दू ने शर्माते हुए अपने हाथ से मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे नहीं पता था कि आई लव यू इन 3 वर्ड्स में इतना ज्यादा डैमेजिंग पावर होता है। यह सोचकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और मैं लगातार उसके सामने इन वर्ड्स को रिपीट करने लगा। आई लव यू, आई लव यू। उसके ऊपर लेटे हुए मैं उसकी तेजी से बढ़ती हार्ट बीट को डायरेक्टली फील कर सकता था। मेरा शरारती मूड ऑन हो गया। मैंने लगातार 10-12 बार आई लव यू बोल दिया। ठीक उसी समय जब मैं रुकने वाला था, अचानक मेरे लिप्स लॉक हो गए। शंभद्दू पहले से कहीं ज्यादा वाइल्ड लग रही थी। उसके दोनों हाथ मेरे चेहरे को सहला रहे थे और धीरे धीरे उसने मुझे ऊपर की तरफ उठाया। तुम बिल्कुल बात नहीं मानते। यह कहते हुए उसने एक ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अगर भूख लगी है तो खाना खाओ ना। जब मैंने देखा कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैंने आखिरी दांव खेला। क्या तुम नहीं चाहती? शंभद्दू मेरी तरफ देखो, गूंगी मत बनो। मैं लगातार अटैक कर रहा था। शंभद्दू ने मेरे हाथों को नीचे दबाया, मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली और आखिर में मेरे चेहरे के डिटर्मिनेशन को देख उसने आखिर में अपना सिर हिलाया। फोंग ह्यू, मैंने तुम्हें चांस दिया था। इस बार के बाद अगर तुमने कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगी। इसके बाद मुझे गहराई से रियलाइज हुआ कि शंभद्दू के पास भी बहुत अच्छे मूव्स। वह मेरे बगल में लेटी हुई थी और बार बार मेरे कान में फुसफुसाकर पूछ रही थी कि क्या तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी इस एक्सट्रीम पजेसिवनेस को देखकर मैंने एक हल्की सी आवाज निकाली और उसे कसकर गले लगा लिया। सिर्फ तुम्हारा, मैं पूरी तरह सिर्फ तुम्हारा हूँ। बात लेने के बाद मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर लेटा, शंभद्दू तुरंत मेरे पास आ गई। थैंक यू बेबी हस्बैंड। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तुमने मेरे साथ मूवी देखने जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अगले ही दिन तुम्हारे पेट में दर्द हुआ और तुमने अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हॉस्पिटल जाकर उससे मुलाकात की थी ना। वह तो बहुत पुरानी बात। मैंने थोड़ा याद करने की कोशिश की। उसका लुक च्युग्याओ से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ड्रिप लगवाकर वापस आया और सीधे बेड पर पड़ गया था। लेकिन शंभद्दू की टोन सुनकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक पल में मेरी सारी नींद गायब हो गई। शंभद्दू ने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ तो उसका चेहरा फिर से उतर गया। आई एम सॉरी। तुम इतनी जल्दी सॉरी मत बोलो, मैं एंग्री नहीं हूँ। यह कहते हुए मैं बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। मैं तो बस क्यूरियस हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं लुक च्युग्याओ से मिलने गया था? लॉजिकली देखा जाए तो उसकी एबिलिटी ऐसी थी कि वह आसानी से मेरा पूरा शेड्यूल ट्रैक कर सकती थी, लेकिन उसने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। एक छोटे से सन्नाटे के बाद शंभद्दू ने चुपचाप सच एक्सेप्ट कर लिया। मैं लुक च्युग्याओ के वीचैट पोस्ट देख सकती हूँ। क्या उसे वीचैट पर पोस्ट करना पसंद नहीं था? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे मन में कई डाउट्स है, इसलिए शंभद्दू ने अपना फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझसे वेट नहीं हुआ और मैंने तुरंत लुक च्युग्याओ का पेज ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने अंदर का कंटेंट देखा, मेरा सिर चकरा गया। आज 9 तारीख। ह्यू ने कहा कि वह मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थैंक यू माय लव। 1 तारीख को ह्यू के हाथ का बना खाना चखने का मौका मिला। टेस्ट अभी भी पहले जैसा ही है। मैं पागलों की तरह नीचे स्क्रॉल करता गया, यहाँ तक कि 6 महीने पहले की एक पोस्ट पर पहुंच गया। मूवी थिएटर में आ गई है। ह्यू के आने का वेट कर रही हूँ। ये वही दिन था जब
मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था, लेकिन जब मैंने अपना फोन चेक किया तो लुक च्यू ग्यो का वीचैट चैट बॉक्स बिल्कुल खाली था। एक्चुअली शादी के बाद से मैं उससे बहुत कम ही मिलता था। मैं सच में उसे सिर्फ एक ओल्ड फ्रेंड समझता था, लेकिन वह मेरे पीठ पीछे थी। उसने बार बार मेरे करीबी इंसान को हर्ट किया था। गुस्से के मारे मेरा सिर फटने लगा और तुम इस पर यकीन भी कर बैठी। इसमें तो मेरी एक भी फोटो नहीं है। शंभद्दू ने अपनी आंखें झुका ली और मेरे फोन को एकटक देखती रही। काफी देर बाद वह बोली, थैंक यू। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यकीन न करूं। वह बार बार पोस्ट को ओपन करती और फिर बैक आ जाती। मुझे डर था कि अगर मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगी और मुझे यह न्यूज मिली कि तुम सच में उसके साथ मूवी थिएटर में बैठे हो, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ना जानना ही बेहतर होता। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्से के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ। क्या तुम मुझसे एक बार पूछ भी नहीं सकती थी? आधी बात बोलते ही मैं अचानक रुक गया। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे होती पूछने की। उस वक्त मैं बात बात पर उसके साथ रूड वर्ड्स यूज करता था। ये सोचते ही मैंने आगे बढ़कर शंभद्दू को गले लगा लिया। मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। उसने मेरे गिल्ट को महसूस किया। वह धीरे से मुस्कुराई और मेरे कान पर किस किया। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा गुस्से वाला लुक पसंद है, वह बहुत क्यूट लगता है। बस मुझसे कभी यह मत कहना कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उस रात हमारे बीच का आखिरी डिस्टेंस भी पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों की पीसफुल लाइफ के बाद मैंने नोटिस किया कि अगर शंभद्दू को एक दिन भी मुझसे डांट न पड़े तो वह पूरे दिन बेचैन रहती थी। इसलिए एक दिन मैं फिर से ब्लास्ट हो गया। शंभद्दू, क्या तुम ऑफिस में ही मरना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए तुम्हें एक मेडल दिलवा दूं? ये इतना भी सीरियस नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। कल आधी रात को उसे बहुत तेज फीवर था। मुझे फैमिली डॉक्टर को बुलाकर फीवर की मेडिसिन लिखवानी पड़ी और आधी मिन्नतें और आधी जबरदस्ती करके मैंने उसे मेडिसिन खिलाई। सुबह होने तक उसका फीवर उतरा था। मैंने उसके जागने पर खाने के लिए एक प्रॉपर डाइट मेन्यू तैयार किया था। किसे पता था कि वह सुबह 8 बजे ही काम पर चली जाएगी। पिछले जन्म के डर की वजह से मैं उसकी सिक्योरिटी को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहता था। इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सूप लेकर सीधा उसकी कंपनी की तरफ भागा। सेक्रेटरी ने जैसे ही मुझे देखा वह टेंशन में खड़ी हो गई। मिस्टर शंभत अभी केबिन में है। इस वक्त उनका किसी गेस्ट से मिलना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा। यह कहकर मैं केबिन के बाहर सोफे पर बैठ गया और फोन चलाने लगा। धीरे धीरे मुझे अंदर से शंभद्दू की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन तुमने खुद उसे खो दिया। मिस्टर शंभत, आपने जानबूझकर मेरे लिए यह ट्रैप सेट किया था ताकि मैं गलती करूं। तो क्या हुआ? आपका यह तरीका बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं कभी किसी के साथ फेयर होने का नाटक नहीं करती। मैं अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर बहुत ध्यान से सुन रहा था, जबकि सेक्रेटरी डर के मारे कांप रही थी। ठीक उसी समय दरवाजा जोर से खुला और अंदर से एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और जाने से पहले उसने मुझे एक थ्रेटनिंग लुक दिया। उस लुक ने मुझे शॉक कर दिया, क्योंकि यह आदमी वही किडनैपर था जिसने पिछले जन्म में मुझे किडनैप किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, सेक्रेटरी ने पसीना पोंछते हुए तेज आवाज में कहा, मिस्टर शंभत, आपके हस्बैंड आए हैं। तब जाकर मैं होश में आया। मैंने उस जाते हुए कातिल की पीठ को देखा और फिर लंच बॉक्स उठाकर अंदर चला गया। शंभद्दू खिड़की के पास बैठी थी। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और सॉफ्टली स्माइल की। मैं दोपहर को घर आने ही वाली थी। मैंने लंच बॉक्स टेबल पर पटक दिया। क्या उस आदमी ने तुम्हें डराया? आई एम सॉरी। अगली बार से मैं अपनी टोन का ध्यान रखूंगी। उसे अपनी आवाज धीमी करते देख मैंने अपना सिर खुजलाया। क्या यह वही आदमी नहीं है जिसने मुझे किडनैप किया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था? यह सुनकर शंभद्दू की स्माइल गायब हो गई। मुझे पता चल गया है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो पहले खाना खा लेते हैं। ये मैंने खुद बनाया है, टेस्ट करके देखो। हालांकि खाना खाते समय, क्योंकि शंभद्दू बहुत ही एलिगेंट तरीके से खा रही थी, मैं बस उसे एक तक देखता रह गया और कुछ पलों के लिए खो गया। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या तुम भी मेरे साथ खाना चाहते हो? नहीं खाना। ये कहकर मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरा दिमाग काफी कंफ्यूज था। वह बात। शंभद्दू ने अपना हाथ रोका और एक ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें कुछ खरीदना है या कुछ और बात है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया है उसे यूज कर लो, या फिर मेरा काम खत्म होने का वेट करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे कान शर्म से लाल हो गए और मैंने अपने दांत भींचे। क्या तुम प्लीज मुझसे उसी टोन में बात कर सकती हो जो तुम अभी अंदर यूज कर रही थी? क्या? मैंने अपना चेहरा छिपा लिया, बस टेबल के नीचे घुसना बाकी रह गया था। मुझे सच में तुम्हारा वह वाला स्टाइल बहुत पसंद है। शंभद्दू ने अपने स्पून नीचे रखे और शांत हो गई। मुझे कुछ समय पहले की एक रात याद आई। मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने उससे कहा था कि वह मुझे उस नजर से देखे जैसे किसी कचरे को देखा जाता है। अचानक मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हुआ। कुछ फ्लर्टिंग लाइंस सच में बिना सोचे समझे मुंह से निकल जाती हैं। शंभद्दू ने अपना खाना निगला और मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हंसो मत, जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ। मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी किसी भी डिमांड को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उस दिन कंपनी के सभी लोगों ने मुझे देखा। मेरे दोनों कान लाल थे और मैं ऑफिस से बाहर की तरफ भाग रहा था। इतने सालों की उथल पुथल के बाद अब जाकर फील हो रहा था कि हम सच में एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। शंभद्दू का वीचैट अकाउंट मैंने अपने कब्जे में ले लिया था और हर कुछ दिनों में मैं उस पर किचन के फ्लॉप एक्सपेरिमेंट्स या हमारे कुछ ब्लर कपल्स फोटोज पोस्ट कर देता था और साथ में प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसे रोमांटिक स्टेटस लिख देता था। शंभद्दू ने एक बार मुझे बहुत ही पोलाइटली हिंट दिया था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। उसका मतलब था कि यह थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन मुझे इसमें मजे लेते देखकर उसने भी लोगों के इस टीजिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया। लुक च्यू ग्याओ जैसे मेरी लाइफ से
पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कभी कभी स्टूडेंट्स को स्कूल से घर जाते देखकर मुझे पुराने दिनों की याद आ जाती थी, लेकिन मेरा गट फीलिंग कह रहा था कि चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली हैं। शंभद्दू बहुत बिजी रहने लगी थी। वो सुबह जल्दी जाती और रात को लेट आती थी।